नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा बाय विकास में। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में 9 जून को आया हुआ शिफ्ट 3 का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आशीष सैलरी इज 11,000 पर मंथ। आशीष की जो सैलरी है ना वो 11,000 रुपये प्रति माह है, जिसमें से वो क्या करता है 4,000 रुपये घर का किराया दे देता है, 1,500 रुपये बाकी बिलों पे खर्च कर देता है। तो शेष राशि उसकी मासिक बचत होती है। तो अगर 11,000 रुपये सैलरी है, 4,000 रुपये वो बिल्स पे, यानी 11,000 में से 4,000 माइनस किया 7,000 बचा। उस 7,000 में से 1,500 रुपये वो बाकी के बिल्स पे खर्च कर देता है, यानी 7,000 में से 1,500 माइनस कर देंगे तो 5,500 रुपये बचेंगे। ये 5,500 रुपये वो क्या करता है ना, मासिक बचत है उसकी। तो एक साल में उसकी बचत ज्ञात करनी है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने में अगर 5,500 रुपये कर रहा है तो 12 महीने में इंटू 12 करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर आगे हम पढ़े तो अपने जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सभी मासिक बचत जन्मदिन के जश्न में खर्च कर दी। मतलब जब उसका जन्मदिन था ना किसी एक महीने में, तो उस महीने में उसने कोई भी सेविंग नहीं की। इसका मतलब है हर साल उसका बर्थडे तो आता ही है, तो साल में वो सिर्फ 11 महीने में ही सेविंग कर पाता है, एक महीने वो सेविंग करता नहीं है। तो कितना हो जाएगा 11 महीने का उसका बचत जब मल्टीप्लाई करेंगे 5, 10, 6, 00, तो ये आ जाएगा 60,500, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, ये पावर और इंडेक्सेस का एक बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, जो कि हम देख चुके हैं कि पिछले शिफ्ट्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने बताया है कि जब भी बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे दोनों तरफ ए है और पावर अलग अलग है और दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो उनके पावर्स को हम जोड़ देते हैं। और अगर 1/a है उसका पावर m है, तो अगर हम उसको उल्टा करेंगे ना तो उसकी पावर जो होती है नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। या फिर a का पावर माइनस m है, पावर नेगेटिव है, तो उसको 1/a लिखेंगे तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं 21/8 का पावर 12। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ सब जगह 21/8 ही है, ठीक है। कहीं पे 8/21 है, उल्टा है, तो जहां पर उल्टा है उसके पावर को हम क्या कर लेंगे, नेगेटिव कर लेंगे। बस इतना ही करना। मल्टीप्लाई में है तो पावर को जोड़ देते हैं। इसका पावर हो गया 12, ये 8/21 है, तो यहाँ पे हम -14 लिखेंगे और यहाँ पे +14। ये बराबर होगा, ये भी 8/21 है तो यहाँ भी माइनस देना पड़ेगा, 9m + 20। इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो 14 और 14 तो कट गया, 12 बचा सिर्फ, -9m -20 हो जाएगा। ये 12 -20 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 20 और 12 32 इक्वल टू -9m, और m की जो वैल्यू हो जाएगी 32 बटे माइनस का 9m, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अ पर्सन सेव्स 40% ऑफ हिज इनकम। जो भी वो कमाता है ना उसका 40% बचा लेता है, तो खर्च कितना करेगा 60%, और खर्चा दिया हुआ है 480 रुपये, यानी 480 जो है ना वो 60% की वैल्यू है। हमसे टोटल इनकम पूछ रहा है, यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है। जब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 800, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, इन 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है हमें कौन सा नंबर जो 38 से डिविजिबल है। अगर 38 को हम फैक्टराइज करें तो ये क्या मिलेगा 19 × 2, यानी 38 से डिवाइड होने के लिए वो नंबर 19 के टेबल में भी आना चाहिए और 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता है हमें कि जो लास्ट डिजिट है ना, अगर वो इवन हुआ, इवन मतलब 0, 2, 4, 6 और 8, लास्ट का डिजिट अगर ये 5 संख्याएं हुई, नंबर्स हुए, तो ही वो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। हम अपना ऑप्शन जो 1 है, हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि इसके लास्ट में 8 है तो ये 2 से जा सकता है, ये 2 से डिविजिबल है नहीं। 0 है तो ये भी 2 से जा सकता है, ये भी 2 से डिविजिबल है नहीं। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं। तो इन दोनों ऑप्शन को हम 19 से डिवाइड करके देख लेंगे। 19 से अगर डिवाइड हो रहा है यानी 38 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो पहला जो नंबर है 19, 38, तो हम ये देख पा रहे हैं 19 से कम 19, 19 दूनी 38, ये डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो यानी जो ऑप्शन ए है वही हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। अगर चाहे तो हम 2620 को भी डिवाइड करके देख सकते हैं, पर ये डिवाइड होगा नहीं कंप्लीटली, क्योंकि एक ही सही जवाब होना है। एक बार में 19, 7 बचा 20 नहीं जा रहा है, सॉरी 0 नहीं आएगा, अभी 2 आया, तो 19 चौके 76 हो जाता है, 19 3 लिखना पड़ेगा 57, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन 1 सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 5,
बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 57 आवर्स। ए जो है किसी काम को 57 आवर्स में कर लेता है। बी और सी उसी काम को 28 घंटे में करते हैं। तो बी और सी मिलकर 28 घंटे में करते हैं। आगे ए और सी टुगेदर इन 19 घंटे। ए और सी जब मिलते हैं तो 19 घंटे लगाते हैं। क्या पूछ रहा है, बी अकेला कितने देर में करेगा, कितना समय लगाएगा। तो कुछ नहीं, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं। तो हमें तो पता है 57 क्या होता है, 19 इंटू 3। 19 प्राइम है तो पहले लिखना पड़ेगा, 57 लिख लेते हैं। और ये क्या 28, 28 मतलब 7 चौके 28। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इफिशियंसी निकालते हैं। ए की इफिशियंसी हो जाएगी, जब 57 से भाग करेंगे तो यह आएगा 28। बी प्लस सी की आ जाएगी, 28 से भाग करेंगे तो 57। और ए प्लस सी की 19 है, तो 19 से जब भाग करेंगे तो 19 से 57 कटेगा 3 बार में, और 28 थी 84। ठीक है, तो हमें चाहिए बी की इफिशियंसी, ताकि हम बी की इफिशियंसी से जब टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। ठीक है, तो बी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ए की हमें पता है 28 है। जब ए की 28 हो गई और ए प्लस सी की है 84, तो जब एक यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 28 माइनस कर देंगे तो ये बचा 56। तो सी की कितनी हो गई, 56। जब सी की 56 हो गई और बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 57, तो यानी बी की कितनी होगी, 1 होगी। तो बी की इफिशियंसी 1 है, तो यानी इसको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 से डिवाइड करने का मतलब है बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही सही जवाब होगा। अगर हम लास्ट डिजिट देखें ना तो 8 7 56, यानी लास्ट डिजिट 6 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3, एक ही में लास्ट का डिजिट 6 है, तो वही सही जवाब होगा। हम पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। 8 7 56, 6 लिखा, कैरी बचा 5, फिर 8 5 40, 7 दूना 14, ये हो गया 54 और 5 59, कैरी 5, 5 दूना 10 और 5 15, 1596। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, वॉकिंग एट 2/5 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड। इस टाइप का सवाल भी काफी बार कर चुके हैं हम। स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है कि ओरिजिनली अगर 5 था तो 2/5, यानी 2 के रफ्तार से अभी जा रहे हैं। तो टाइम का क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑफिस आना है ऑफिस जाना है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है। तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो स्पीड के रेशियो के उल्टा हो गया, 2:5। तो बोल रहा है 48 मिनट का लेट हो जाता है। तो यहाँ पे कितना मिनट ज़्यादा लग रहा है, 3 मिनट। तो 3 बराबर हो गया 48 के। तो एक कितने के बराबर हो गया, 16 के। द यूजुअल टाइम टेकन टू कवर, यूजुअल कितना लगता था, 2 यूनिट। तो यानी एक का वैल्यू 16 है तो 2 का वैल्यू 32 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 3:16 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो मैंने बताया है इस टाइप के सवाल में कि पहले नंबर को हम मान लेते हैं कि 3x है, दूसरा नंबर जो हो गया वो 16x हो गया। तो हमें पता है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, यानी 3x मल्टीप्लाई बाई 16x, ये बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। और उसी का प्रोडक्ट दिया हुआ है 432, मतलब ये 432 के बराबर है। ठीक है, काट देते हैं इसको अगर हम लोग, तो ये पहले 3 से काट देते हैं। अगर 3 से गया एक बार में, 3 चौके 12, 3 चौके 12, और 16 से चला जाएगा 9 बार में। तो ये x इंटू एक्स हो गया, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आई है, तो फर्स्ट नंबर हो गया 9, और दूसरा नंबर ये हो जाएगा 16 3 48। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं 9 और 48 का। 9 और 48 में कॉमन क्या है, तो 3 कॉमन है सिर्फ, तो 3 आ गया एचसीएफ। और एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 3 कॉमन था तो 3 लिख लिया, बचेगा कितना, 16, और एक और 3 बचेगा। ठीक है, तो यानी 144 जो हो गया इसका एलसीएम हो गया। इन दोनों का रेसिप्रोकल, यानी 3 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो आएगा 1/3, और 144 का आएगा 1/144। इन दोनों को अगर हम जोड़ें, एलसीएम हो गया 144। ठीक है, 3 से भाग करेंगे तो यह आएगा हमारा 3 चौके 12, 48, और प्लस 1, यानी 49/144। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइड टैंक ऑफ वाटर इज 70,000 लीटर। ठीक है, एक क्यूबॉइड टैंक है जिसकी जो वॉल्यूम है वो 70,000 लीटर की है। ब्रेथ ऑफ द टैंक फाइंड करना है। लेंथ दिया हुआ है 4, और डेप्थ या फिर हाइट 10 दिया हुआ है। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H, ये होता है वॉल्यूम।
एल दिया हुआ है 4 मीटर, ब्रेथ हमको निकालना है, डेप्थ या फिर हाइट दिया हुआ है 10, ये बराबर है 70,000 लीटर्स के। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर लीटर्स में बात की गई है और ये जो है ये मीटर में है। तो जब हम लोग मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा और जो लीटर्स है वो अलग यूनिट है। तो इस तरीके से हम दोनों को इक्विवेलेंट नहीं शो कर सकते, यहाँ पर दोनों को सेम यूनिट में लिखना पड़ेगा पहले तो हमें। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि मीटर क्यूब कितने लीटर होता है, लेकिन मैं कन्वर्ट करना भी आपको सिखा देता हूँ ताकि इस तरीके का अगर सवाल आए एग्जाम में तो आप इजीली कर सकें उसको। ठीक है, तो इसके लिए ना एक टेबल याद रखिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर को डीसीएम भी लिखा होता है कहीं कहीं पर, मीटर, डेकामीटर, डेकामीटर को डीएएम, डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर। ठीक है, ये टेबल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें क्या याद रखना है कि जब भी हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आएंगे तो मिलीमीटर ना छोटा यूनिट है और किलोमीटर बड़ा यूनिट है। छोटे से बड़े में आएंगे तो हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा, और किलोमीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है, तो यानी बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखिए। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जितने का गैप है उतने टेंस के साथ, उतने जीरो लगा के। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि मुझे बदलना है मीटर को सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हम देखेंगे मीटर कहाँ है हमारा, तो मीटर रहा ये, सेंटीमीटर किधर है ये, तो हम मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई, तो गिनेंगे 1 2, 2 स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो यानी 1 लिखकर 2 जीरो, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किलोमीटर है, उसको चेंज करना है हमको मीटर में, तो अभी भी ऊपर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, तो काउंट करते हैं 1 2 3, यानी 1 लिखकर 3 जीरो। उसी तरीके से अगर मिलीमीटर है, इसको चेंज करना है हमको डेकामीटर में, तो क्या करेंगे, मिलीमीटर से डेकामीटर में आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा। कितनी बार में, 1 2 3 4, यानी 1 लिख के 1 2 3 4, इस तरीके से करना होता है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि याद रहे। अब हमको क्या करना है, लीटर और मीटर क्यूब के बारे में समझना है। तो ये जो लीटर होता है ना, ये बराबर होता है, इसको याद रखना है कि ये बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। अगर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है तो ये रहा हमारा डेसीमीटर और ये रहा हमारा मीटर। तो हमको क्या करना है ना, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है, क्योंकि जो लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मुझे चेंज करना है मीटर को डेसीमीटर में, तो ऊपर जा रहे हैं ना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1, कितना ऊपर जा रहे हैं, जस्ट 1 ऊपर जा रहे हैं तो 0, यानी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मीटर क्यूब है, मीटर की पावर 3 है, और यहाँ पे क्या है, डेसीमीटर क्यूब है, डेसीमीटर की पावर 3 है, तो यानी 10 इसकी भी पावर 3, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मीटर को डेसीमीटर क्यूब में क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, लीटर को चेंज करना है मीटर क्यूब में, यानी यहाँ पे हमें डेसीमीटर क्यूब को बदलना है मीटर क्यूब में। नीचे आ रहे हैं मतलब डिवाइड करना, उल्टा करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे, ये जीरो कट गया, क्या बचा, b बराबर 7, और ये हो गया 7 चौक 4 इंटू 10 40, तो उसको जब डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक 4 जीरो है ना, 1 जीरो बचेगा, तो यहाँ पे 70 होगा, 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 3 बचा, तो 7 चौके 28 2, 1.75, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये कन्वर्जन का जो तरीका है ये भी याद रखिए, या फिर डायरेक्टली तो याद रखना ही है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ऐसे याद रखिए आप, और ये चेंज करने का तरीका भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि y वेरीज डायरेक्टली एज x प्लस 3। ठीक है, वेरिएशन का सवाल है, लिख लेते हैं, y डायरेक्टली वेरी कर रहा है x प्लस 3 के साथ।
तो डायरेक्टली जब भी वैरी करेगा ना तो हमेशा याद रखना डिवाइड में लिखना है, y1 डिवाइड बाई x1 प्लस 3। यहाँ पे 1 1 लगा दिया हमने, 3 के साथ कुछ नहीं लगाएंगे, 3 तो कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा, बराबर y2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 3। ये रिलेशन आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, बस इतना ही करना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डिवाइड में, अगर यहीं पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो हम क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं, y1 मल्टीप्लाई x1 प्लस 3 इज इक्वल टू y2 मल्टीप्लाई x2 प्लस 3। बस यही करना है, ठीक है, बस ये लिखना आना चाहिए आपको। ये ऐसा क्यों होता है ये लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया है बेसिक, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, पर आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। तो जब हम बोल रहे हैं कि y 8 था तो x 1 था, तो y की जगह 8 बैठा देते हैं, x की जगह 1 बैठा देते हैं, 3 तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। बोल रहा है y कितना होगा जब x 2 हो, तो y2 निकालना है, x की जगह पे 2 लिख देते हैं। सॉल्व करते हैं, 3 और 1 4 हो गया, 4 से काटा 2 बार में कट गया, 3 2 5 5 दूना 10, तो y2 की वैल्यू आ गई 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, द रिटेल प्राइस ऑफ वाटर गीजर इज 11,300। इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 5%, द होलसेल डीलर गेन्स 10% एंड द रिटेल गेन्स 15%, then the cost price of the water geyser rounded off to 2 decimal places. Note, manufacturer sells to wholesaler, wholesaler sells to retailer and retailer sells to customer। ठीक, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो बनाया, वो सेल किया किसको, होलसेलर को। ऐसा ही होता है, चेन तो ऐसे ही चलता है, ये सेल करता है रिटेलर को और ये सेल करता है कस्टमर को। ठीक है, तो आगे हमसे क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमको, वाटर गीजर का क्रय मूल्य, मतलब उसको बनाने में मतलब कितना खर्चा हुआ है। तो मान लेते हैं ना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, जो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, होलसेल को बेच रहा है, मैन्युफैक्चरर कितना कमा लेता है, 5% कमा लेता है, यानी 100 की वैल्यू को उसने 105 रुपये में बेचा होगा। तो हम 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/20, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 20 के सामान को 21 में बेचा। फिर आगे क्या हुआ, डीलर गेन्स 10%, तो ये जो क्या हो गया ना, ये होलसेलर के लिए ये मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस है, तो होलसेलर के लिए ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो होलसेलर अब बेच रहा है जब इसको, तो 10% का फायदा कर रहा है, तो ये होलसेल का कॉस्ट प्राइस है इतना, तो इसको बेच रहा है 10% के प्रॉफिट में, यानी 10 इंटू 10 का मान 11 में बेच रहा है, तो ये होलसेलर का सेलिंग प्राइस हो गया। तो होलसेलर का ये सेलिंग प्राइस है जो कि रिटेलर का कॉस्ट प्राइस हो गया, और रिटेलर क्या कर रहा है, उसको 15% प्रॉफिट में बेच रहा है फर्दर, यानी 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/20, यानी 20 के सामान को 23 में बेच रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, रिटेल प्राइस, ये जो सेलिंग प्राइस, ये जो बेच रहा है रिटेल वाला जो प्राइस है, यही दिया हुआ है 11,300। सॉल्व करते हैं जरा हम इसको, देखते हैं कि एक हमने 100 माना है कॉस्ट प्राइस को, तो देखते हैं कितना वैल्यू निकलता है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जो कॉस्ट प्राइस है उसको x भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, 100 माना है तो 100 सही, तो 100 को ना बस एक तरफ छोड़ देते हैं, बाकी सबको हम उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा, 20/21, 10/11, 20/23। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 दूना 4, और 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 4, और 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। किसी से कट रहा है क्या, 21 से कट रहा है, 21 दूना 42 नहीं कट रहा है, 11 से 44, 11 से भी नहीं जा रहा है, 23 से अगर देखें तो 23 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, तो हमको इन सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव कर दिया है इसको, क्योंकि कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो 21 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 23 से, तो 21 3 63, कैरी 6 बचा, 21 दूना 42 और 6 48, इसको जब 11 से करेंगे तो ये हो गया 3 8 3 11, 8 4 12 और 1 13 5। इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 5 2 0 0 0 0 0। तो दिख रहा है हमें साफ साफ कि एक बार में तो जाएगा नहीं, पूरा लेना पड़ेगा, तो यानी 10 बार में तो ये 53,000 हो जाएगा। 9 बार में अगर हम लेकर जाते हैं तो ये हो गया 7, 2 बचा 9 9 2 11, कैरी 1 9 27 1 28, कैरी 2 9 बचे 45 2 47, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 8 बार में ही जाएगा। ठीक है, 9 टाइम्स में ज़्यादा आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है 8,000 समथिंग,
ऑप्शन 2। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, पूरा डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है उसके लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है हमें, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डी, ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू निकालनी है। बी क्या है, तो ये अगर हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू निकला 3, बी की वैल्यू निकली 2 और सी की वैल्यू निकली 5। तो वही वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। बी की वैल्यू है 2 यानी 2 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 5 यानी 4 इंटू 4 3 12 25 60। तो ये आ जाएगा माइनस का 56। तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये 0 से छोटा है। तो बताया था मैंने कि जब भी 0 से छोटा होगा तो उस केस में नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, तब होता है इमेजिनरी रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स। अनइक्वल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, ऑप्शन नंबर 1। अगर डी 0 से बड़ा होगा तो क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल, तो यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट, तब उस केस में ऑप्शन नंबर 3 होता। और डी 0 के बराबर हो जाता है तो रियल और इक्वल होता, तब ऑप्शन नंबर 2 होता। पर इस केस में ऑप्शन नंबर 1 कॉम्प्लेक्स रूट सही जवाब है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए म्यूजिक सेट इट 8,000 रुपये प्राइस है। द प्राइस इज डिक्रीज बाई 12% एंड रेज्ड बाई 20%। 8,000 है, पहले 12% घटाया, मतलब 100 की वैल्यू को 88 किया, फिर 20% रेज किया यानी 100 की वैल्यू को 120 किया। तो न्यू प्राइस पूछ रहा है, बस काट के सॉल्व कर देते हैं। ये 2 0 से 2 0 गया, 1 0 1 0 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से कटा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 12 को पहले 8 से कर देते हैं तो या फिर ठीक है पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 8 96, कैरी में बचा 9, 12 9, फिर 12 8 96, 96 में फिर 9 जोड़ देंगे हम तो 105। इसको 8 से करना है तो 8 से 48, कैरी 4, 8 चौके 40, 44, 8,448, ऑप्शन नंबर 4। सिंप्लीफाई करना है, इसको काट दिए 9 से 4 बार में, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा हमारा 6 8 86 प्लस 99। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 86 हो जाएगा 24, 32 और 2 34, 99 जब जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा 4 4 3, ऑप्शन नंबर 4। देयर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी ऑफ अ क्लास कंसिस्टिंग 22 और 44 स्टूडेंट्स। ए में 22 स्टूडेंट्स है, बी में 44 स्टूडेंट्स है। इफ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए इज 40, ए का जो सेक्शन एवरेज वेट है वो 40 है और बी का है 34। तो होल का बताना है हमके, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। ए का टोटल कितना हो जाएगा, 22 इंटू 40 करेंगे तो 880, और बी का टोटल कितना हो जाएगा, इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौके 16, कैरी 1 बचा, 4 चौके 16, 4 3 12, 28 और 1 29, कैरी 2 बचा, 4 3 12, 2 14, ऐड कर देंगे हम 6 और 17, 8 और 4 12 और 1 13, 2 23। इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से यानी 66 से। जब डिवाइड करेंगे 11 से कट रहा है, काट देते हैं 6 बार में, 11 दूना 22, 1 बचा, 11 1 11 6, फिर 6 से कट जाएगा ये 36 बार में, तो 36 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं कि एक तरफ है 40, एक तरफ है 34, टोटल निकालना है। इसका नंबर कितना 22 है, इसका 44 था, तो हमको रेशियो देखना पड़ता है कि क्या रेशियो होगा। तो रेशियो हो जाएगा हमारा 1:2। तो कौन सा ऑप्शन रखें हम, तो डायरेक्टली 36 रख के देख लेते हैं। तो ये आएगा 4, ये आएगा 2, तो हाँ ये 1:2 आ रहा है, तो यही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन है एक, A/B दिया हुआ है 3/4, B/C दिया हुआ है 4/7। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा A/B/C। कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है उसको इक्वल कर ले। इसमें B 4 है, इसमें भी B 4 है, इक्वल है ऑलरेडी, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। A का वैल्यू हो जाएगा 3, B हो गया 4 और C हो गया 7। क्या पूछ रहा है, A + B + C बराबर C। तो जोड़ लेते हैं, ये हो गया 4 3 7 और 7 14 और C की वैल्यू है 7, डिवाइड कर देंगे 2, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, 2 मेन और 9 वुमेन। इस टाइप का सवाल हमने पिछले वीडियो में किया था कि 2 वुमेन हो या 2 मेन हो या 9 वुमेन हो, 14 दिनों में काम करते हैं, यानी 2 मेन जो बराबर है 9 वुमेन के हैं, मतलब इनकी इफिशियंसी बराबर है।
तो यहाँ से एक मैन और एक वुमन की इफिशियंसी निकल जाएगी 9/2, यानी एक आदमी की इफिशियंसी 9 है और एक वुमन की इफिशियंसी 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होगा, दो आदमी मिलकर 14 दिनों में काम को खत्म करते हैं, तो दो आदमी मिलकर 14 दिनों में करते हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया। मेन की इफिशियंसी है 9, तो यानी हमें यहाँ पर 9 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 14 9 126 दूना 252। ठीक है, क्या पूछ रहा है, टू मेन वर्क फॉर 9 डेज, दो आदमी आते हैं, एक आदमी की इफिशियंसी है 9, तो दो आदमी की हो गई 18, 9 दिन काम किया यानी 18 9 हो गया हम मेरा 162। इतने काम कर दिया, काम करना था 152, 162 काम कर दिया, बचा कितना, 90 काम। तो 90 काम करना है 9 दिनों में। ठीक है, तो कितनी औरतों की जरूरत पड़ेगी, एक औरत की इफिशियंसी है 2, 9 दिन में अगर एक औरत काम करती है तो 18 इफिशियंसी लगेगा, 18 काम कर लेगी, तो 18 काम कर सकती है एक औरत 9 दिनों में, तो कितने औरत चाहिए 90 काम करने के लिए, 5 डिवाइड कर देते हैं 5, तो अगर 18 इंटू 5 कर देंगे तो यानी 90, तो 5 दिन 5 औरत चाहिए हमको। अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज गुड्स एट X% above the cost price and sold them at a discount of 16%. He gained 68%. ठीक है, ऐसा बताया था मैंने कि जब भी कुछ डिस्काउंट दे रहे हो और प्रॉफिट हो रहा हो तो उस केस में हम लोग मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मार्क्ड प्राइस हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस हो जाता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये रेशियो निकल जाता है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 68% का, तो यानी ये हो गया 168 और डिस्काउंट दिया है 16 का, तो 16 घटा देंगे 100 में, तो ये हो जाएगा 84। तो दिख रहा है कि डायरेक्टली डबल है, तो 2/1 आ गया। तो एक का जो सामान था उस पर 2 वो मार्क कर रहा था, यानी कितने परसेंट, 1 रुपये ज्यादा, यानी 100% का टोटल बढ़ा के लिख रहा था वो। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 का सामान था उसको 200 रुपये लिख रहा था, तो 100% बढ़ाया ना, तो वही पूछ रहा है कितना परसेंट बढ़ाया, तो 100%, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 18, राज हैज 1218 रुपए विथ हिम, ही डिवाइडेड अमंग्स हिज सन वरुण एंड आशीष, asked them to invest 10% simple interest compound annually. It was seen that Varun and Ashish got the same amount 13 years and 14 years respectively. How much did Ashish give Raj give to Ashish? ठीक है, इस टाइप का सिमिलर सवाल हम ऑलरेडी पिछले शिफ्ट में भी देख चुके हैं। डायरेक्टली करते हैं, क्या होता है, अमाउंट बराबर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाए तो प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर T। तो मान लेते हैं कि वरुण को मिला X रुपए, आशीष को मिला Y रुपए। तो वरुण का अमाउंट क्या हो जाएगा, वरुण का अमाउंट होगा, प्रिंसिपल हो गया X, रेट है 10/100, और वरुण को कितने सालों के लिए रखा है, 13 सालों के लिए। अब वहीं पर जो अरुण है Y के रुपए में 10 रुपए इंटरेस्ट और टाइम है 14 साल, ये दोनों बराबर है। सॉल्व कर देंगे, ये 13 बार ये कट जाएगा, एक बार बचेगा सिर्फ, X/Y निकल गया हमारा। इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो आ जाएगा 11/10। तो दोनों को अगर मिला दें तो टोटल वैल्यू हो रही है 21, तो 21 का वैल्यू दिया हुआ था 1218, तो हमको निकालना है 10 की वैल्यू क्या होगी। तो 21 से डिवाइड कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, काटते हैं इसको, 21 × 5 = 105, बचा 16, 8 बार में चला जाएगा यानी 580, ऑप्शन नंबर ए। द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज 42 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 42, तो रेडियस कितना हो गया 21। इट इज मेल्टेड डाउन इनटू वायर विथ अ क्रॉस सेक्शन डायमीटर ऑफ 0.6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर। ठीक है, ये मेरा स्फीयर था, इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, इसको मैंने पिघला के एक वायर बनाई है, तो वायर का शेप क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। ठीक है, इस तरीके का सिलेंड्रिकल शेप होता है, मतलब ओवरऑल अगर इसको हम बड़ा करेंगे तो इस टाइप का ही शेप होगा सिलेंडर, जिसका क्रॉस सेक्शन डायमीटर है, मतलब ये जो डायमीटर है पूरा, ये वाली जो मोटाई है, ये वाला, ये डायमीटर जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 0.6 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर, इसका आधा। तो हमें इतना तो पता है कि दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि इसको ही पिघला कर ये बनाया गया है। तो स्फीयर का वॉल्यूम
ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वायर के या फिर सिलेंडर के। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू 21, तो 21 का क्यूब लिख लिया। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू 0.3, इसका स्क्वायर कर दिए। एच हमें नहीं पता है तो एच लिख देता है 3, इसका स्क्वायर कर दिए। एच हमें नहीं पता है तो एच लिख देता है। ठीक है, इस टाइप का सवाल भी पिछले शिफ्ट में देखा था कि x + y 10 दिया है, एक्स वाई दिया है 16, प्रोडक्ट मतलब x × y, एक्स वाई दिया हुआ है 16, हमको निकालना है x की पावर 4 y की पावर 4। ठीक है, डायरेक्टली करता हूँ। सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, x² + y², यहाँ हो गया 10 का स्क्वायर 100 और माइनस हो जाता है 2xy, xy का वैल्यू 16 आ गया 68। ठीक है, यहाँ तक यानी x² + y² ये आ गया 68। फिर एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा तो हमें निकलेगा x का पावर 4 + y का पावर 4, तो यानी इसका स्क्वायर किया हमने, माइनस करना पड़ेगा 2x² y² यानी 16 का स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करते हैं हम। 68 का स्क्वायर अगर हम लिखें, 8 का स्क्वायर 64, कैरी 6, 8 × 48, 2 × 96 और 6 102, कैरी 10, 36 और 10 46, माइनस 16 का स्क्वायर होता है 256, इसका डबल करना है यानी कि 512, 512 माइनस कर देंगे जब इसमें से तो 12 41, 4112 यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21, अ लैडर 10.6 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। एक वॉल है, ऐसा वॉल बना लिया हमने और एक लैडर ऐसे इसके ऊपर टेढ़ा ऐसे रखा गया है। तो इस लैडर की जो लंबाई है ना वो 10.6 मीटर है। इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ ना 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें बताना है कि हाउ हाई डज द लैडर रीच ऑन द वॉल, ये हाइट कितनी है ये बताना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, P निकालना है, H दिया हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिसमें P और H आता है, तो वह है साइन थीटा। साइन थीटा होता है P/H, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर निकालना है, H की वैल्यू है 10.6, साइन थीटा जो होता है 1/2 होता है, ये 2 से कट जाएगा यहाँ पे 5.3, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P की वैल्यू आ गई 5.3। ठीक है, ये एक तरीका है, ऐसे कर सकते हैं। या फिर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि जब भी हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री का एंगल मिल गया, इसका मतलब 30 डिग्री के सामने वाली भुजा उसका अनुपात होगा 1 और ये जो बेस है इसका अनुपात हो जाएगा 3 और हाइट हो जाता है 2। तो अगर 2 रेशियो का वैल्यू 10.6 है तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्टली हम निकाल पाएंगे 5.3, तब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22, 20 डुअल डेस्क एंड 12 चेयर वर बॉथ फॉर 79,600। ठीक है, 20 डुअल डेस्क और 12 कुर्सियां इतने में खरीदी गई। एक डुअल डेस्क जो डेस्क है इसकी औसत कीमत है 3,500, तो एक कुर्सी की औसत कीमत बतानी है। ठीक है, 20 डेस्क खरीदेगा, हम मान लेते हैं ना डेस्क की जो कीमत है वो x है और चेयर की कीमत y है। तो 20 खरीदे गए हैं तो उसकी कीमत हो गई 20x और 12 चेयर खरीदे गए हैं तो चेयर की कीमत हो गई 12y। ये दिया हुआ है 79600 और साथ में ये भी दिया हुआ है कि जो डेस्क की कीमत है वो 3500 रुपए, यानी x का वैल्यू हमें दे दिया है 3500। तो यहां जब पुट कर देंगे 3500, 20 × 3500 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 70,000। 70,000 यहाँ माइनस कर देंगे तो ये 12y बराबर बचेगा 9,600 और 12 से काट देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारा 800, यानी एक चेयर की कीमत 800 रुपए है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इतना टू बिकम इतना एट द रेट ऑफ 4% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, प्रिंसिपल है 1680 रुपए, 1680 रुपए हमने जमा किया, हमें मिला कितना है अमाउंट 2100 रुपए मिला। कितने परसेंट पे, 4% पे जमा किया। तो पूछ रहे कितना टाइम के बाद हमें मिला होगा, बस यही निकालना है। तो प्रिंसिपल है 1680, अमाउंट है 2100 रुपए, तो जब माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आ गया हमारा 420। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PR/T/100। एसआई है 420, प्रिंसिपल है 1680, रेट है 4% और टाइम हमें नहीं पता है, उसको फाइंड आउट करना है। इसको हम जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 0 से 0 गया,
21 से काट देते हैं 2 बार में, 21 से ये चला गया 8 बार में 4, तो यानी ये आ गया 16/100, t बराबर 1 बच गया। तो t बराबर आ जाएगा 100/16, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 25/4 यानी 6.25, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है 144, ए बी की वैल्यू दी हुई है 24, हमसे ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी की वैल्यू पूछिए। तो इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दिया हुआ है 144 और ए बी की जो वैल्यू है ना ये है 24। तो अगर ए बी 24 है तो 2ab कितना हो जाएगा 48। हमको निकालना है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम क्या करते हैं ना माइनस कर देते हैं 2ab दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और 144 में से 2ab घटाना है, 2ab का वैल्यू है 48, तो 144 में से 48 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 96। और उसी की जगह पे जब हम लोग 2ab प्लस कर देंगे दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और 144 में 48 ऐड करना पड़ेगा हमें। जब हम 48 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 192। ठीक है, तो हमें निकालना था a माइनस बी बाई ए प्लस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 96 मिला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर 192 मिला है। तो होल स्क्वायर मिला है ना, इसका अंडर रूट कर देंगे तो हमें a माइनस बी बटे में a प्लस बी मिल जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका डबल है, सीधा सीधा 2 गुना है, तो रूट अंडर 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स है। कोसेंट्रिक सर्कल्स इसका मतलब होता है ना कि दो ऐसे सर्कल जिनका जो सेंटर है वो सेम है, इस तरीके से। ठीक है, छोटे वाले का भी सेंटर यही है, बड़े वाले का भी सेंटर यही है। हैव रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले का जो रेडियस है ना वो 26 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली जो है ये 26 है, और छोटा वाला का जो रेडियस है वो 10 है, तो ये वाला जो है वो 10 है। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल दैट इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, कोई भी एक सर्कल में कोई भी एक लाइन इस तरीके से जो ड्रॉ होती है ना वो कॉर्ड कहलाती है। और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट मतलब जो किसी सर्कल को बस ऐसे टच करते हुए जाए और रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, ऐसे लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि सर्कल में जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करें। हमें बताना है कि बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है लेकिन छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट हो जाए, यानी इसको इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये टेंजेंट हो गया छोटे वाले सर्कल का, बड़े वाले का कॉर्ड हो गया। तो हमें इस कॉर्ड की लंबाई बतानी। तो ये वाला जो एक थ्योरम है ये पहले भी मैंने रिवाइज करवाया था कि अगर सर्कल का कोई कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर अगर होती है तो क्या करती है ना, इस कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। छोटे वाले अगर सर्कल को देखें तो ये वाला लाइन इस कॉर्ड के साथ 90 डिग्री है, और बड़े वाले में देखें तो सेंटर तो सेम है, तो यानी ये इसको बराबर हिस्से में बांटेगी। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला। अगर इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूं, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं इसको साइड में बना लेता हूं राइट एंगल ट्रायंगल। ये है 26, ये है 10, ये फाइंड आउट करना है। तो एक ट्रिपलेट बन रहा है ना 5, 12, 13 का, 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है जो मैंने पिछली वाली वीडियो में रिवाइज करवाया था। इसका डबल क्या हो जाएगा 10, 12, 26, तो वही ट्रिपलेट है। तो ये हो गया 24, तो ये 24 है, तो आधा आधा ये पूरा लंबाई कितना हो जाएगा 24 इंटू 24 प्लस 24 48, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 26, इसका मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला मैंने बताया है कैसे निकालते हैं। इस टाइप का जब भी ऑब्जर्वेशन से सीरीज दिया हो तो सबसे पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े क्रम में सजाते हैं। तो लिखते हैं पहले 11, उसके बाद कौन सा है 32, उसके बाद हो जाएगा हमारा 45, फिर 53, फिर 56, उसके बाद 56 से बड़ा क्या है 79, 81 है, उसके बाद फिर 87 है, फिर 94 है, 98 है और 99 है।
ठीक है, इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई भी छूटा नहीं है। तो जब भी ऑड होगा तो क्या बताया था, मिडिल वाला टर्म 11 है तो यानी 5 इधर से छोड़ देते हैं, 5 इधर से छोड़ देते हैं, मिडिल में क्या आया 79, वही सही जवाब हो गया। इवन होगा तो क्या बताया था कि इवन होगा तब उस समय बीच में 2 आ जाते हैं, तो इन दोनों का एवरेज, बस यही करना है। क्वेश्चन नंबर 27, द कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट्स और 7 ट्राउजर्स टुगेदर 6150 है। शर्ट्स की प्राइस को x मान लेते हैं, ट्राउजर को y मान लेते हैं, तो ये हो गया 6150। आगे 3 शर्ट्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ट्राउजर्स। 3 शर्ट्स का जो प्राइस है ना 4 ट्राउजर्स के बराबर है। शर्ट की प्राइस को x माना है तो x लिख लेते हैं, ट्राउजर की प्राइस को y माना है, तो यहां से हम लिख सकते हैं x बाई वाई जो निकलेगा वो निकलेगा 4 बटे में 3। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स 2 ट्राउजर। 2 शर्ट्स 2 ट्राउजर का कॉस्ट बताना, तो x की वैल्यू यहां पे 4 रखते हैं हम अगर, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये रेशियो है, तो ऐसा कर सकते हैं कि हम x की वैल्यू को 4k मान लेते हैं, 3 की वैल्यू को हम 3k मान लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू को 4k रखते हैं तो ये 20k, y की वैल्यू को 3k रखेंगे तो 21k इक्वल टू 6150, ये हो गया 41k इज इक्वल टू 6150। तो k की वैल्यू कितनी निकलेगी 6150 बाई 41। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो एक बार में और 20 बचेगा तो 5 बार में 150 आ गया k की वैल्यू। तो हमको निकालना है 2x प्लस 2y। x की वैल्यू है 4k तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 8k, y की वैल्यू है 3k तो 2y की वैल्यू हो जाएगी 6k, दोनों को जोड़ देंगे तो 14k, और k की वैल्यू है 150। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 6 21, 2100 रुपए, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेन निकालना है, इस टाइप का सवाल भी काफी रिपीटेटिव है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, क्योंकि ये सब ना दूर दूर है, जो मार्क्स है ना काफी दूर दूर है, 13 27, तो डेविएशन मेथड से करने का कोई फायदा नहीं है। डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करेंगे अपने मीन का, जो कि होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। एफ क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक्स है हमारा मार्क्स। तो निकालते हैं, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 13 इंटू 95 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 15, कैरी 1 बचा, 5 एकम 5, 9 3 27, 5 32 और 1 33, 9 एकम 9, 3 12, 1 2 3 5। इसको करते हैं 7 7 49, कैरी 4 बचेगा, 7 दूना 14, 7 5 35, 14 49 और कैरी 4 जोड़ेंगे तो 53, कैरी 5, 5 दूना 10 और 5 15। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 72, कैरी 7, 8 5 40 और 7 47। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 एकम 8, 8 6 48 और 9, ये हो जाएगा 57, कैरी बचा 5, 9 6 54 और 5 हो गया हमारा 59। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, कैरी 2 बचा, 9 3 27, 27 और 49 को ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 76 और 2 ऐड कर देंगे तो 78 और 9 7 63, 63 में जब 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70, ठीक है। इन सब का सम निकालना पड़ेगा, ऐड करते हैं तो 9 5 14, 14 और 8 हो गया हमारा 22 और 1 23, कैरी 2 बचा, 2 3 5 3 8 2 10 7 17, 17 में जब हम 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, कैरी 2 बचा, 9 9 और 7 16, 16 और 9 हो गया हमारा 25, कैरी 2 बचा, 2 3 1 4 4 8 8 5 13, 13 और 7 हो गया 20। तो समेशन एफ एक्स आ गया 20553। उसी तरीके से समेशन एफ निकाल लेते हैं, मतलब एफ वाले को जोड़ लो तो ये हो गया 5 7 12, 8 20, 3 23, कैरी 2 बचा, 9 और 5 14, 14 8 22, 22 और 9 31, 31 और 7 हो गया हमारा 38, कैरी बचा था 2 तो 40, 403। डिवाइड कर देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में ले जाते हैं, 5 3 15, 5 चौके 20, 0 4 3 1 बार 51, ऑप्शन नंबर 3। इस वीडियो में बस इतना ही, इसमें बस इतने ही क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चंस इजी थे, 2-4 क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से कैलकुलेटिव है, जो कि आप राउंड 3 के लिए छोड़ सकते हैं। हमेशा पहले राउंड में ऐसे क्वेश्चंस करें जो एक बार में और आसानी से बन जाए, राउंड 2 में थोड़े से
कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कर सकते हैं, और जो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो या फिर जो नए क्वेश्चंस हो उसको राउंड 3 के लिए छोड़े, जिससे क्या होगा कि आपका समय बचेगा और बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें भी आप इक्वल टाइम दे पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ। तब तक तैयारी करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग। कहीं पे भी डाउट आया हो तो कमेंट कीजिए, पसंद आ रहा होगा वीडियो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।